हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज है हमारी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी की सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट लाइव प्रोसेस जो कि है रेस्पिरेशन। एंड एज वी नो कि लास्ट लेक्चर में हमने लाइव प्रोसेस का जो कि चैप्टर 5 है हमारी एनसीईआरटी का, उसका इंट्रोडक्शन लिया था हमने और हमारी पहली लाइव प्रोसेस को कवर किया था जो कि था न्यूट्रिशन को। तो इसी लेग में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के लेक्चर को जो कि है रेस्पिरेशन के बारे में। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं पहले उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिए हमें, अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा है। एंड इफ नॉट तो देन हम आगे इसको समझते हैं धीरे धीरे एंड एनसीईआरटी की लाइन वाइज रीडिंग करके उसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जो इंपॉर्टेंट लाइन्स एनसीईआरटीज की होती हैं वो मैंने आपके लिए पहले से ही मार्क करके रखी हुई हैं सारी, तो आप अपने बुक में एज इट इज़ मार्क कर सकते हैं। एंड जो एक्स्ट्रा नोट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए बना कर रखे हैं उसको भी आप अपने बुक के उसी साइड में लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, तो शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन को अगर हम सिंपली समझें तो वो है ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर। एंड साइंटिफिकली अगर समझें तो रेस्पिरेशन की में ब्रीदिंग के अलावा एक और प्रोसेस जुड़ जाती है, वो की है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन का टोटल मतलब होता है किसी भी ऑक्सीजन रिच एयर को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हमारे बॉडी से एक्सेल आउट करना, एंड इन दोनों प्रोसेस के बीच में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को अंजाम देना। अब इसी लेग में हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं एंड एनसीईआरटी की सीरीज की एनसीईआरटी की बुक की हर एक लाइन को पढ़ते हैं एंड समझते हैं। चलिए, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। तो लास्ट सेक्शन में हमने एनसीईआरटी के और हमारे लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन को कवर कर लिया था। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी से, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो अपना खाना बाहर से लेते हैं एंड न्यूट्रिशन उसमें से लेते हैं, वो सेल्स यूज़ करते हैं। किस लिए? एनर्जी लेते हैं उससे, और वो एनर्जी हमारी बॉडी की सेल्स को देते हैं एंड सेल यूज़ करते हैं बाकी की लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन द डिफरेंट वेज। सम यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। अब जैसा कि हमको पता है कि हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो ग्लूकोज रिच होता है, यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल्स यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर को ही हम ऑर्गेनिक मैटर में हमारी बॉडी अंदर कन्वर्ट करती है डाइजेशन और एसिमिलेशन के थ्रू, एंड वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसके बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन उस ग्लूकोज में से एनर्जी कैसे निकालना है, देन उसका काम आता है वहाँ पर रेस्पिरेशन का एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जो कि कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एंड जो कुछ अदर एनिमल्स होते हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अदर पाथवे यूज़ करते हैं, अलग रास्ता यूज़ करते हैं अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। एंड इन सभी केसेस में भले ही वो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हो ऑर्गेनिजम्स अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, इन सभी केसेस में जो सबसे मेजर और मेन स्टेप होती है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। ये जो मैं भी आपको जितनी थ्योरी बताऊंगी एनसीईआरटी में, इसके लिए एक सिंपलर वर्जन में आपके लिए रिएक्शन भी दी गई है एंड उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और उसको समझने से पहले हम थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम्स में लिखना भी है। इसमें क्या बताया गया है कि देन इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हर स्टेप में चाहे वो ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा हो या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप जो आती है वो आती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ाते हुए ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बताया था, जो कि था C6H12 एंड O6। ये जो फॉर्मूला था वो क्या किसका था? ग्लूकोज का फॉर्मूला था। तो आई होप आपको वो याद होगा। अब ये ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है ब्रेकडाउन होने के बाद? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम पाइरूवेट के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्लूकोज टूटकर अब कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम हमने पाइरूवेट रखा है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज, एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पाइरूवेट। आया समझ में? नाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोसेस हो रही है यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है उसको तोड़ने की प्रोसेस है, जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं पाइरूवेट में। ये जो सारी प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? वो हो रही है हमारी साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रही है? हमारे साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट जाकर ये टेक प्लेस हो रही है प्रोसेस। फर्दर
द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अभी जो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज से पायरुवेट में जो टूटने की प्रोसेस है वो हर एक जगह सेम होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही हो, ये तीनों जगह जो प्रोसेस है वो सेम रहती है, यानी कि ग्लूकोज का कन्वर्ट होना किसमें, पायरुवेट में। बट इसके बाद जो पाथवेज हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, हर जगह अलग अलग पाथवेज हो जाते हैं पायरुवेट के बाद कन्वर्ट होने में, चाहे वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो या फिर जो कि ये प्रोसेस किस में होती है, ईस्ट में होती है फर्मेंटेशन के दौरान। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन क्या है, यहाँ पर आप इसकी सिंपलर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। that is respiration is the process by which food taken through the nutrition get oxidized and release energy for performing various activities। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को हम टेक इन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की प्रोसेस के जो द्वारा है वो हम अपना फूड लेते हैं एंड उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन देते हैं एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो एनर्जी बनाती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हम आगे की और सारी जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। एंड जब ये सारी प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ जो ग्लूकोज है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है फूड की ऑक्सीडेशन की, वो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड ऑन द अदर हैंड अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बताया गया है कि जो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि कन्वर्ट हो जाता है वो ईस्ट में परफॉर्म्ड होता है फर्मेंटेशन के दौरान। एंड सेम एज जब पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है टूटता है जो, तो ये वाली प्रोसेस कहाँ पर टेक प्लेस करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में करती है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम तब, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही होती है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए सिंपल डेफिनेशन दे दी है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें आप वन सेंटेंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एंड एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज तो दोनों जगह हो रहा है, बट कहीं पर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है एंड कहीं पर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। सो आई होप आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। यानी कि ये जो बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस अकर करती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कई ज्यादा होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, जो कि ईस्ट में परफॉर्म हो रही होती है। एंड एज यू नो ऑल दिस दैट आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, यानी कि जो सारी एनर्जी कंट्रोल, यानी कि पावर हाउस है, जो एनर्जी जहां से मिल रही है हमारी पूरी सेल को, वो कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेल का ही एक पार्ट है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दिस, sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। अब दो पाथवे तो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि एक सिंगल पाथवे कहाँ था, ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट होने में, जो कि सब जगह सेम था, हर ऑर्गेनिजम्स में ये तो होगा ही होगा जहां पर ग्लूकोज के रूप में फूड बन रहा है। बट पायरुवेट के बाद कैसे कन्वर्ट होगा, इथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, या फिर कितनी एनर्जी, किसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का पढ़ लिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का पढ़ लिया। अब प्रेजेंस और एब्सेंस के बाद भी एक आ जाता है पॉइंट, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ मतलब है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट, बट इतनी मात्रा में प्रेजेंट नहीं है कि वो आपकी बॉडी की जो रिएक्शन है पायरुवेट को कन्वर्ट करने के लिए और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करने के लिए इतनी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है। तो वहां पर क्या होता है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, एंड विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। एंड पायरुवेट तो था ही 3 कार्बन मॉलिक्यूल, बट लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है जब वो पायरुवेट से कन्वर्ट हो जाता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है। एंड ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, कहाँ आकर करती है, मसल्स में, हमारे मसल सेल्स में। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था, ईस्ट में, ईस्ट वाली सेल्स में फर्मेंटेशन के दौरान। एंड जो कह सकते हैं हम, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो प्रोसेस हमारी जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहाँ पर अकर कर रहा है, वो हमारा कर रहा है मसल सेल्स में। कहाँ पर, वो हमारा कर रहा है मसल सेल्स में। ओके, नाउ अब ये आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन है एनसीईआरटी में ही, वो यही रिएक्शन है जिसकी मैंने आपको ये पूरी जो सारी थ्योरी बताई, ये वाली पूरी थ्योरी
एंड दिस होल थ्योरी, ये आपको इतनी छोटी सी रिएक्शन में पूरी उन्होंने कवर करके दी है। अब इस रिएक्शन को समझते हैं तो आपको ये थ्योरी अगर ना भी समझ में आई होगी तो आप इस रिएक्शन को समझ के इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, पढ़ लिया हमने। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। एंड इसकी जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज से पाइरूवेट कन्वर्ट होने की, ये प्रोसेस कहां पर होती है, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। ओके, और पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब ये ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तब इसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। अब पाइरूवेट के बाद ये इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी ऑक्सीजन मिलती है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो एनिमल्स की बॉडी है वो उसको सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, अब यहाँ से 3 पाथवेज हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जान रहे हैं, जो कि कहां पर हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल, देन इट इज फंक्शनिंग इन ईस्ट। और इसमें क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है, इथेनॉल, यानी कि पाइरूवेट टूटकर क्या बन जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लेस एनर्जी, लगभग 2 ATP के लगभग हमें एनर्जी मिलती है, जो कि बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है किसी भी हैवी वर्क को अंजाम देने के लिए। अब नेक्स्ट पाथवे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन है बट इतनी मात्रा में नहीं है कि वो हमारी सारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करा सके और हमारी हर बॉडी फंक्शन, जो अलग अलग फंक्शन हमारी बॉडी जो प्ले करती है, रोल प्ले करती है, उसको हेल्प कराने के लिए इतनी सफिशिएंट नहीं है। नाउ लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारी मसल सेल्स में अकर कर रही होती है ये वाली प्रोसेस, तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एंड लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। नेक्स्ट जो थर्ड पाथवे है वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया। एंड ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि हमारी हर सेल में, जो कि क्योंकि हमारी यानी कि ह्यूमन बींग्स की, यानी कि एनिमल्स की जो सेल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि इसमें कितनी एनर्जी मिलेगी, इन दोनों से ज्यादा ही एनर्जी मिलेगी, यानी कि इन दोनों से ज्यादा एनर्जी हमें कहां मिलेगी, हमें मिलेगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हो रहा है, जहां पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है पाइरूवेट की टूटने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 38 ATP। कितनी, 38 ATP। अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक वर्ड यूज कर रही हूँ ATP, जिसका फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बारे में भी यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड ATP को हम एनर्जी करेंसी के भी नाम से भी जानते हैं, उसको भी हम आगे समझेंगे। नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो भी रेस्पिरेशन जो कि सेल्स में हो रहा है, यानी कि ये ईस्ट की सेल्स में हो रहा है, ये मसल्स की सेल्स में हो रहा है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल का पार्ट है इसमें अकर कर रहा है। तो जितनी भी ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रिलीज की गई एनर्जी है वो इमीडिएटली यूज्ड अप हो जाती है, किसको बनाने के लिए, ATP को बनाने के लिए, जो किससे बनता है, एडिनो डाइफॉस्फेट। यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया, ATP का फुल फॉर्म क्या था, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एंड ये बनता किससे है, एडिनो डाइफॉस्फेट प्लस एक और फॉस्फेट आयन से, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन से। और इसमें क्या यूज होती है, एनर्जी यूज करते हैं ये लोग और क्या बना लेते हैं, ATP बना लेते हैं। यानी कि जब ADP और क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, और इन्हें क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। तो जब ये एनर्जी के यूज करते हैं और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं एंड किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ATP की। Now ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cells. अब ये ATP क्या करता है, ये ATP ब्रोक डाउन हो जाता है खुद से ही और फिर ये एनर्जी देता है हमारी बॉडी के उस सेल्स को, जिसकी वजह से काफी सारी जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है हमारे अंदर वो अकर होती है। ठीक है, एनर्जी करेंसी अब हम इसको क्यों कहते हैं वो समझिए इस बात को। करेंसी मतलब क्या, आप लोग करेंसी का यूज कैसे करते हैं, अगर आपको कोई सामान चाहिए होता है बाजार से तो आप क्या करते हैं, करेंसी देते हैं। मान लीजिए दुकानदार है आपके यहाँ पर कोई पड़ोस में या फिर कोई आपके घर के पास में, आप उसको कैश देते हैं, करेंसी देते हैं। एंड मान लीजिए आपको बिस्किट का पैकेट चाहिए, ओके, बिस्किट का पैकेट चाहिए एंड आपने करेंसी दी उस दुकान वाले को एंड उसने रिटर्न में आपको क्या दिया, उसने आपको बिस्किट दिया। सो ATP भी सेम रोल प्ले करता है। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसको ATP प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ये बदले में हमें क्या देता है, खुद टूटकर ब्रेक डाउन होकर ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी करेंसी है, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 रुपीज है या मान लीजिए 10 रुपीज है जिससे आपको बिस्किट खरीदना है एंड आपको उससे बिस्किट मिल जाता है, तो आप उस वाली जो 10 रुपीज की जो करेंसी है आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसको बिस्किट करेंसी। ओके, सेम एज
आपको जिस करेंसी से आपको एनर्जी मिल जाती है, जिस चीज से आपको एनर्जी मिल जाती है, आप उसको क्या बोल रहे हैं? आप उसको बोल रहे हैं एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी हमें यहाँ पर किसको बोलना चाहिए? कहाँ से मिल रही है हमें एनर्जी? कौन दे रहा है हमें एनर्जी? हमें एनर्जी दे रहा है एटीपी। इसलिए हमने एटीपी को क्या बोला? एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर प्रोसेसेस। ज्यादातर जो सेल्स के द्वारा जो प्रोसेस की जाती है उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है एटीपी से, यानी कि एडेनो ट्राइफॉस्फेट। एंड इसका बनने की क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया। आप चाहे तो ये भी पढ़ सकते हैं एज ए विश, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप एक बार रीड तो कर ही लीजिए इसको। ओके, नाउ हम मूव करते हैं अनदर हमारे पैराग्राफ पे, जो कि है इसकी रीडिंग करते हैं। दैट सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो पाथवे है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन पे। एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म में मतलब जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके पास सफिशिएंट जो ऑक्सीजन की मात्रा हो, जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी गैसेज कैसे एक्सचेंज करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। यानी कि उनके पास ऐसा क्या ऑर्गन होता है जिसके वो रेस्पायर कर सकें, या फिर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो प्रोसेस है वो कर सकें, तो वो क्या होता है? स्टोमेटा होता है उनके पास। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। एंड उस जो प्लांट्स के हर पार्ट में जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि उनके जो सेल्स में स्पेस प्रेजेंट होता है, वो इंश्योर करता है कि जिससे उनका जो सेल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में रहे। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो कैसे टेक प्लेस करता है? वो टेक प्लेस करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब डिफ्यूजन क्या है वो आप सिंपलर तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई पार्टिकल आप कह सकते हैं, या फिर यहाँ इस केस में आप मान लीजिए गैसेस, जब भी कोई गैस हायर कंसंट्रेशन से किसी भी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मान लीजिए कि प्लांट्स में अभी इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में, आउटसाइड यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, मान लीजिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है प्लांट में, यानी कि ऑक्सीजन कम है, एंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे टेक प्लेस करेगी? प्लांट्स में ऑक्सीजन कम है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ जाने लगेगी? प्लांट्स में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, बट जो प्लांट में ऑक्सीजन की वैल्यू है या फिर अमाउंट है वो कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से वो जो ऑक्सीजन की जो गैस है वो प्लांट्स में एंटर करने लगेगी। एंड जब भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भी ऐसा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर जाती है एटमॉस्फेयर में, एंड एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर एटमॉस्फेयर से प्लांट में जाती है। ओके, मतलब टोटल आपको ये समझना है कि जब भी हायर कंसंट्रेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी गैस जो लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, जहाँ पर कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट, जहाँ पर भी अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से अमाउंट कम में जाती है, देन इट इज़ नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो टेक प्लेस करता है। Now they can go into cells or away from them and out into the air. इसी प्रोसेस के थ्रू वो प्लांट्स जो गैसेस हैं यानी कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर लेते हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसी प्रोसेस यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही वो एयर में फिर से वापस भेज देते हैं। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी या ऑक्सीजन बाहर जाएगी, या प्लांट ऑक्सीजन लेगा या कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ये डिपेंड करता है उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, यानी कि वो प्लांट किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अभी है करेंटली, उस पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? उसकी रिक्वायरमेंट पे, यानी कि प्लांट को अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ऑक्सीजन की। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो प्लांट है उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस वो किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार बहुत सारी मिसकंसेप्शन है इसको लेकर कि प्लांट्स हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में एक्सहेल करते हैं। सच बात है, बिल्कुल सच बात है, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल। 100% ये भी ट्रू नहीं है, एटर्नल ट्रूथ नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसमें क्या बताया था कि प्लांट्स फूड अपना प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ के थ्रू? CO2 के थ्रू। उन्हें क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है, ठीक है। और क्या चाहिए होता है उनको? सनलाइट चाहिए होती है। और क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल चाहिए होता है, एंड वाटर ऑफ कोर्स चाहिए होता है। उसके बाद अब वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड उससे उनका फूड बन जाता है। बट ये प्रोसेस कब होती है फोटोसिंथेसिस की? ये भी मैंने आपको बताया था। कब होती है? दिन में। दिन में ही क्यों होती है? क्योंकि उस वक्त ही हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में सनलाइट प्रेजेंट होती है। रात में सनलाइट प्रेजेंट होती है क्या? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है।
एंड दैट्स वाई ये जो रिक्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है, ये जो वाला कारण है कि उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि प्लांट को कब ज़रूरत है कब ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत इस पर डिपेंड करती है कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत कब है, दिन में। तो वो दिन में क्या चीज़ इनहेल करेगा प्लांट, क्या इनहेल करेगा, CO2 को इनहेल करेगा। बट रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है। एंड सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है तो उसको CO2 की भी जरूरत नहीं है। एंड दिस टाइम उसको किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। इसका मतलब प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। हम ह्यूमंस ही अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, या फिर एनिमल्स भी कह सकते हैं, जो कि इस अर्थ पर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बट प्लांट ऑल्सो डू द सेम। बट ये लोग कब करते हैं, ये करते हैं रात में। हम तो 24 घंटे ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं, ये तो पता है। बट प्लांट्स ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं और ऑक्सीजन कब एक्सहेल करते हैं, दिन में। एंड सेम टाइम रात में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं। ओके, सो ये वाली जो दोनों एक्टिविटी हैं रेस्पिरेशन की, ब्रीद इन ब्रीद आउट की, वो प्लांट्स में अकर करती हैं। इसमें यही आपको बताया गया है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर नहीं हो रही होती है तो CO2 का एलिमिनेशन ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स के लिए, जो कि मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी हो रही होती है उसमें। और ड्यूरिंग द डे जो CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है। एंड ऑल आप इसको रीड कर सकते हैं खुद से भी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब प्लांट्स का तो हमने देख लिया कि वो स्टोमेटा से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो अपना टेक प्लेस करवाते हैं। बट एनिमल्स, काफ़ी सारे एनिमल्स, इसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एंड काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग ऑर्गन्स को इवॉल्व कर लिया है ऑक्सीजन की अपटेक के लिए, यानी कि ऑक्सीजन लेने के लिए उन्होंने अपने अंदर के अलग अलग ऑर्गन को समय के साथ हजारों लाखों सालों से अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसको इवॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं, पता है हमें, ठीक है। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब ये क्या बोला उन्होंने, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो तो ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सकते हैं और ऑक्सीजन को डायरेक्टली इनहेल कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। बट जो एनिमल्स यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स जो कि सीज में या फिर वाटर बॉडीज में रहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पानी में अच्छा आप ही बताइए कि पानी में क्या आप लोग सांस ले सकते हैं अंदर? मोस्ट ऑफ योर आंसर्स विल नो। मोस्ट ऑफ क्या सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग ज़्यादा देर तक जितना मान लीजिए जैसे एक्वेटिक फिश है वो तो हर पूरे 24 घंटे ही हर दिन पानी में ही रहती है। आप वैसे रह सकते हैं क्या विदाउट एनी ऑक्सीजन मास्क वगैरह किसी भी अदर इक्विपमेंट का यूज़ करके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। अब आप लोग बोलेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन गेन करते हैं? जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में वो होती है हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन। कैसी ऑक्सीजन होती है? डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो कि सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स ही ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने अंदर ऐसे ऑर्गन को इवॉल्व कर लिया है समय के साथ। बट ह्यूमंस कैन नॉट टेक। ओके, डिजॉल्व ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं? अब जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर में देखा कि डायरेक्टली हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हैं, बट वाटर का फॉर्मूला पहले आप लोग बताइए, जो कि है H2O। ठीक है, H2O यानी कि इसमें हाइड्रोजन के हैं 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का है 1 मॉलिक्यूल, यानी कि यही ऑक्सीजन जो वाटर के साथ डिजॉल्व है, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व होती है एंड उनको ब्रेक डाउन करके उसको कह सकते हैं लेना पड़ता है। उनको डायरेक्टली फ्रीली ऐसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वाटर में नहीं घूम रहे होते, उनको H2O में से O निकाल के फिर H2O में से ऑक्सीजन निकाल के फिर उनको ऑक्सीजन की जो उनकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी करनी पड़ती है। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स एंड दैट्स वाई। और हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन इन द वाटर। वाटर में इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंस है ऑक्सीजन से, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो। हमें पता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो लो है। इसीलिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है एक्वेटिक एनिमल्स की वो ज़्यादा फास्ट होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स से। ओके, क्योंकि अपनी ऑक्सीजन की जरूरत को पूरी करने के लिए उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ेगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें और जो अपना सस्टेन उस ऑक्सीजन के द्वारा वो सस्टेन कर सकें आगे। इसमें एग्जांपल भी दिया है फिश का, दैट फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड।
इसके पहले हमने यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है जो कि शॉर्ट नोट में आप अपनी बुक में एज इट इज लिख सकते हैं, दैट इज इनहेलेशन एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स एंड म्यूकस। अब ये क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि जब हम ह्यूमंस के रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखेंगे तब आप ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फिशेस के बारे में हम एग्जांपल में पढ़ रहे थे, दैट फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। फिशेस क्या करती हैं, वाटर लेती हैं अपने माउथ से, उसको फोर्स करके अपनी पीछे वाले जो बॉडी पार्ट्स है उसमें पुश करती हैं और वो कहाँ पहुंच जाता है, वाटर गिल्स में, एंड गिल्स में ही जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो वहां से अपने ब्लड में डायरेक्टली पहुंचा देती है। Now, terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. Terrestrial organisms किसका यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करते हैं। This oxygen is absorbed by different organs in different animals. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे एब्जॉर्ब होती है हर एक ऑर्गन्स के हर एक अलग ऑर्गेनिजम्स में, उसके लिए अलग अलग एक ऑर्गन बनाया गया है। ओके, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अब ये वाला जो पैराग्राफ है वो आपको खुद से रीड करना है, बिकॉज अगर मैंने आपको यहाँ से रीड करके समझा भी दिया तो आपके कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ओके, मैं क्या करूंगी, आपको एक शॉर्ट नोट के रूप में यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ से हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज आप खुद से रीड करोगे, जिसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, आप लोग ज्यादा डरिए मत। इसमें बस ये बताया गया हर एक जो हमारे पास जैसे कि नोज, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लंग्स और एल्वेलाई, ब्रोंकिया, ये सब जो चीजें हैं ना, जो मैंने आपको ये हैवी वर्ड्स बता दिया, तो ये सारे वर्ड्स का ही हिंट यहाँ पर दिया गया है, बस एग्जैक्टली नाम नहीं बताया। कि उन्होंने बता दिया कि एक कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आपकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसको ऑफ कोर्स हमें पता है कि एल्वेलाई बोलते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं है। यहाँ पर बस उन्होंने हिंट के रूप में आपको पैराग्राफ में बता दिया गया है कि आपको ये सब चीजें इस तरीके की प्रोसेस होती हैं, ये वाले ऑर्गन्स हमारे अंदर जो है भगवान जी ने फिट करके दिए हुए हैं, जिससे आपको रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। हम पढ़ते हैं यहाँ से, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो एयर है वो किसके थ्रू ली जाती है, वो ली जाती है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। हमने देखा हुआ हमारे नोज में, जिसको नॉस्ट्रिल्स बोला था, जो दो होल्स हैं हमारे नोज में, उन दो होल्स को हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। एंड हमारे नोज में ही अंदर जब हम जाते हैं नॉस्ट्रिल्स में, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं दैट लाइन द पैसेज, यानी कि जो हमारा जो नोज वाली जो पैसेज होती है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो उधर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी लाइनिंग में उसके। नाउ द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, उसी के लिए मैंने आपकी जो सिंचन का, बहुत सारे लोगों का फेवरेट कार्टून भी होगा ये, जिसमें से एक कैरेक्टर है बू सुजुकी। अब ये जो बू सुजुकी है जो सबसे धीरे धीरे बोलता है ऑफ कोर्स, तो इसमें जो कैरेक्टर है एंड ये जो पार्ट है इसका, इसी को बोलते हैं म्यूकस। अब आप में से काफी ज्यादा लोग तो समझ ही गए होंगे, जिससे ऑफ कोर्स काफी सारे लोग हेट भी करते हैं, एंड काफी सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं एंड उनको कह सकते हैं कोल्ड हो जाता है, देन इट इज, अब आपको हिंट तो मिल ही गई होगी, मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रही हूँ, तो म्यूकस इट इज द सेम। ओके, नाउ विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। अब ये जो एयर लेने की जो प्रोसेस है, यानी कि नॉस्ट्रिल से, फाइन हेयर से और म्यूकस, ये जो हेल्प करते हैं हमारी जो ऑक्सीजन को इनहेल करने में। बू सुजुकी का कि मैंने आपको पिक्चर यहाँ पर क्यों लगाई है, वो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, आप म्यूकस को समझाने के लिए बेसिकली कि म्यूकस क्या होता है वो समझ गए होंगे आप लोग। नाउ द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस, ये तो हो गया। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। अब इस पैसेज के थ्रू अब ये कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है ये, जो हमारी एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो थ्रोट में जाती है एंड वहीं से फिर लंग्स में जाती है। अब मैंने आपको ह्यूमंस का जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है उसका थोड़ी हिंट दे दी है ऑफ कोर्स, बट इसके अलावा मैं अभी उसको थोड़ा सा साइड वाइज करके, मैंने भी जो शुरू किया था फिशेस और अदर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यानी कि मैंने अभी जो अच्छे से नहीं समझाया था वो था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और कुछ लोअर और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कैसे ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको समझते हैं, एंड फिर जो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ एक्सचेंज, प्लांट्स में हमने देख लिया था कि स्टोमेटा का सबसे ज्यादा यूज होता है, बट प्लांट्स के कुछ और भी अदर पार्ट्स हैं जिसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग तरीके से चल रही होती है, जैसे कि रूट्स में और स्टेम्स में। जो गैसेस का एक्सचेंज है रूट्स में वो कैसे होता है, सॉइल्स में, आपको पता है सॉइल में भी हमारी ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है। सॉइल में डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है
अलग अलग पार्ट्स में उसके, एंड उसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपके जो साइड वाइज हेयर टाइप से निकले हुए स्पाइरिकल्स, उसी को रूट हेयर बोला है यहाँ पे। एंड फिर यहाँ से जो डिफ्यूज ऑक्सीजन होती है वो कॉर्टेक्स सेल्स में जाती है एंड फिर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाती है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज रूट कैप, यानी कि जो बिल्कुल जो टिप होता है किसी भी रूट का, अगर आप लोग अपने घर पे प्लांट्स लगा रहे होंगे और रूट अगर आप लोग देखें उसको ऑब्जर्व करें तो वहां पर आपको ये जो बिल्कुल टिप पॉइंट होता है नीचे का, उसको रूट कैप बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो ब्राउन पार्ट्स हैं वो ऑफकोर्स सॉइल पार्टिकल्स हैं, एंड जो ब्लू डॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जो कि सॉइल के साथ ही डिसॉल्व होती है। एंड इसी प्रकार से ये रूट्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने अंदर क्या कह सकते हैं ऑक्सीजन लेती है एंड अदर जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनमें ट्रांसफर करती है। अब स्टेम्स में कैसे जो रेस्पिरेशन या फिर गैसेस का एक्सचेंज है वो कैसे होता है, जब भी कोई ग्रीन स्टेम होती है, यानी कि जो कह सकते हैं ना ग्रीन स्टेम, बिल्कुल अभी अभी पौधा लगाया गया होगा, तो उसमें स्टोमेटा के ही थ्रू होती है। किसकी प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। लेकिन जो वुडी स्टेम्स होती हैं, यानी कि जो हार्ड स्टेम्स हो जाती है, काफी जो सालों पुराने जो प्लांट्स होते हैं उसमें काफी हार्ड वुड हो जाती है, ब्राउन कलर की, अगर आपने देखी होगी, उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और लेंटिकल्स क्या होते हैं, ओपनिंग होती है जो कि बैक ऑफ द ट्री में जो प्रेजेंट होती है एंड एक्सटीरियर में ओपन होती है, यानी कि दीज आर द ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑफ द बैक ऑफ द ट्री एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर। ये लेंटिकल्स होते हैं जो कि ट्री की बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक्सटीरियर यानी कि बाहर की साइड खुलते हैं, इसको लेंटिकल्स कहते हैं। इसके थ्रू जो स्टेम्स हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये लोग ये जो स्टेम्स हैं वो गैसेस के एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रेस्पिरेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लाइक अमीबा, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन, माइक्रोस्कोपिक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कैसे करते हैं, वो करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी वॉल में। यानी कि बॉडी उनकी पूरी, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स तो नहीं होता ना गैसेस के एक्सचेंज के लिए, तो वो किसका यूज करते हैं, अपनी बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी सरफेस का ही यूज करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब रेस्पिरेशन इन लोअर ग्रुप्स, यानी कुछ और लोअर ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे कैसे होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है अर्थवॉर्म और लीच, जिसमें मॉइस्ट स्किन के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन ये लोग करते हैं। नेक्स्ट इज मॉस्किटोस एंड कॉकरोचेस, जो कि उनके पास एक कह सकते हैं ट्रकियल सिस्टम ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो रेस्पिरेशन है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कर सकते हैं। फिश के पास हमने बता ही दिया कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रॉन एंड ग्रासहोफर के पास ट्रकिया प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के पास लंग्स होता है जब भी वो लैंड पर रेस्पायर करता है, एंड जब भी वो वाटर में रेस्पायर करता है देन इट रेस्पायर थ्रू इट गिल्स, यानी कि लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के पास एंड गिल्स भी। एंड आपको पता होगा कि फ्रॉग को एक एम्फीबियन भी बोला जाता है। एम्फीबियन यानी कि द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि वाटर पे और लैंड पर दोनों जगह रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन कहते हैं। एंड फ्रॉग इसका एक एग्जाम्पल भी है। नाउ बकर फेरिंगल मॉइस्ट स्किन ड्यूरिंग हाइबरनेशन, और बका फेरिंगल और मॉइस्ट स्किन से वो ब्रीद आउट करता है या फिर एक्सचेंज गैस करता है अपनी, कब, जब वो हाइबरनेशन में होता है। हाइबरनेशन क्या होता है, एक लॉन्ग स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं, जो कि सारे एनिमल्स परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर आपने एग्जांपल बियर्स का सुना होगा, स्नो बियर्स या कह सकते हैं स्नो बियर्स को आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा टाइम तक वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, रेस्ट में चले जाते हैं, कि लॉन्ग स्लीप, डीप स्लीप में चले जाते हैं, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। यानी कि जब वो हाइबरनेशन में होता है फ्रॉग, तो बकर फेरिंजियल और मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है, वाटर में होता है तो गिल्स से, एंड लैंड पर होता है तो लंग्स से। सो आई होप आपको ये वाले जो रेस्पिरेशन जो वन वर्ड में आपसे 100% पूछ सकते हैं, इनमें से कुछ भी आपको 1 मार्कर जरूर बन सकता है आपका, कि आप इस ऑर्गेनिज्म को बताइए कि ये किस बॉडी ऑर्गन का यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो आप आई होप आपसे बता सकते हैं उसको आराम से। अब वापस आ जाते हैं हमारी ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन की प्रोसेस पर, जहां पर मैंने आपको सबसे पहले यहां पर बताया था कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। सबसे पहले होता है इनहेलेशन। किसका इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। नाउ एयर इज टेकन इन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स एंड म्यूकस। ठीक है, एयर ली जाती है हमारी बॉडी के नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, और जो कि एयर फिल्टर, क्योंकि एयर बिल्कुल प्योर तो है नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो अगर ऐसी इम्प्योर एयर हमारे अंदर जाती रहेगी एंड जाती रहेगी तो हमारे लंग्स भी उसको वो डैमेज हो सकते हैं और काफी ज्यादा बीमारियां एयर रिलेटेड आती हैं हमारे। बट अगर ये ज्यादा एयर जो है वो ज्यादा पोल्यूट होगी तो हमारी जो एयर और जो फाइन हेयर्स हैं और म्यूकस है वो इतनी ज्यादा क्लीन नहीं कर पाएंगे एयर को। एंड दैट्स वाई आजकल आपने देखा होगा कि बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन की वजह से ही जो एयर रिलेटेड जो कह सकते हैं लंग्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमंस में बढ़ती जा रही है। ओके, सो हेयर्स और म्यूकस का सिंपल काम क्या होता है, जो भी हमने एयर इनटेक करी है उसको फिल्टर करना का। नाउ द एयर देन पासेस
नॉट ईयर, इट इज एयर। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी यहाँ पर। नाउ द एयर देन पासिस डाउन टू द ट्रकिया। अब इतना सारा काम करने के बाद कहाँ पर पास डाउन होती है? एयर ट्रकिया में जाती है। अभी मैं आपको एक एक करके सारे ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी भी। नाउ चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ड्यू टू फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। अब आप लोग एक बार भी ब्रीथिंग की प्रोसेस थोड़ा ऑब्जर्व करके परफॉर्म करो। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा जो आपका डायफ्राम है वो ऊपर आ जाता है, एंड जब भी आप कह सकते हैं जो एक्सेल आउट करते हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है, एक्सपो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड जब भी आप एयर लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो एक्सटेंड हो जाता है, अपना जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो बढ़ा देता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एयर इनहेल कर पाओ और ले पाओ, उसको स्टोर कर पाओ। ओके, नाउ एयर इज सक्ड इट इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वेलाई। अब एयर क्या होती है, हमारे अंदर से ली जाती है, हमने नॉस्ट्रिल से ली, ट्रकिया में पहुंची, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई, एंड फिर इसके बाद ये लंग्स ने ले ली, एंड लंग्स ने किसको ट्रांसफर कर दी है? एल्वेलाई ने, जहां पर ये एयर स्टोर हो चुकी है। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन की प्रोसेस फर्दर ऑन मूव ऑन होगी। ओके, सो ये तो सिंपलर प्रोसेस मैंने आपको पूरी बता दी फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर एल्वेलाई तक पहुंचने तक। अब इसको लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी से भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। मैंने आपको कहां तक बताया था कि एयर थ्रोट्स और लंग्स तक चले जाते हैं नॉस्ट्रिल्स के बाद। नाउ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट यानी कि अभी आप देख सकते हैं, नीचे डायग्राम्स भी है तो मैंने आप डायग्राम से भी अच्छे से आपको समझा दूंगी वहां पर। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की एक रिंग है, वो भी प्रेजेंट होती है आपकी ट्रकिया में या फिर थ्रोट में, एंड दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स। ये कोलैप्स से बचाती है ताकि हमारे जो एयर पैसेज यानी कि ट्रकिया है वो कोलैप्स होने से बच जाए। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसमें हेल्प करती है। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए दिया गया है, आप रीड भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ यहाँ पे। नाउ यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्कास, गुटखास एक्सेट्रा इज हार्मफुल। ऑब्वियसली वी नो दैट टोबैको से कोई भी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आप डायरेक्टली ले रहे हो या फिर इनडायरेक्टली ले रहे हो, इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड इट इज हार्मफुल फॉर आवर लंग्स। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग। जो टोबैको का यूज होता है वो मोस्ट कॉमनली हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट करता है, वैसे तो पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करता है, बट मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? वो करता है टंग को, लंग्स को, हार्ट को एंड लिवर को, यानी कि पूरी बॉडी ही आपकी खराब हो जाने वाली है इफ यू यूज द टोबैको, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attacks, strokes, pulmonary diseases and several form of cancers। अब मान लीजिए स्मोकलेस टोबैकोस भी होते हैं काफी सारे, बट वो भी काफी ज्यादा हाई रिस्क पर होते हैं, जिसमें आपको हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स और पल्मोनरी काफी सारी डिसीजेस भी हो जाती हैं। सो ऑफकोर्स हमको तो ये पता ही है दैट इट इज अ बैड हैबिट, चाहे वो टोबैको हो, गुटखास हो, बीड़ी, सिगरेट, एनीथिंग, इससे कोई भी रिलेटेड चीज हो वो हमारी बॉडी में डिसीज पैदा करती है एंड इट इज इनक्योरेबल। ठीक है, टीबी वगैरह हो जाता है और काफी लोगों को ठीक नहीं होता है एंड उनकी लाइफ इसी चीज में बर्बाद हो जाती है एंड वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते आगे। तो आई होप आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे अपने देश के एंड इसका यूज खुद भी नहीं करेंगे, एंड आपके आसपास अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है एंड यू विल बी अवेयर ऑफ इट एंड आप उसको वहां पर रोकेंगे और प्रयास करेंगे एंड वहां से ऑफ कोर्स चले जाएंगे। वहां पे आपको उनको देखकर ऐसे बढ़ावा नहीं देना, अरे वाह क्या अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं करना है, उनको समझाना है दैट इट इज अ बैड हैबिट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास ये डायग्राम आ गया है। उस डायग्राम से पढ़ने से पहले मैंने अभी आपको जो बताया कि एयर कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है, इसका एक और सिंपलर वर्जन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, जिससे आपको एटलीस्ट आपको अगर थ्योरी याद ना हो तो आपको उसके पॉइंटर्स याद हो, जिसकी वजह से आप उसमें थ्योरी लिख सकते हो। ओके, अब इसमें मैंने आपका एयर का पैसेज लिख दिया है पूरा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, क्या प्रोसेस होती है, एयर का क्या क्या काम होता है हर ऑर्गन्स में, कहाँ कहाँ जाती है वो। सबसे पहले नोज में नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो 2 होल्स होते हैं हमारे नोज में, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारी जो एयर होती है वो फेरिंग्स में जाती है, यहाँ से हम इसको भी देखते जाएंगे। ये नेजल पैसेज है, ठीक है, ये हमारी नोज हो गई। ये माउथ कैविटी में जैसे ही फेरिंग्स में जाती है, ओके, नॉस्ट्रिल से हमने एयर ली, ये फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स यानी कि एयर पैसेज होता है हमारा वहां पर। नाउ इसके बाद विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप में ही क्या होता है, ट्रकिया होता है एंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू ये प्रोटेक्टेड होता है, जिससे एयर की वजह से हमारा जो ट्रकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए। नाउ विंड पाइप के बाद ये कहां पर जाता है, ब्रोंकाई यानी कि जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है लंग्स में, यानी कि डायरेक्टली ये लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाइस, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके प्लूरल वर्जन है।
ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है। ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर ये हल्के से, आपने अगर ग्रेप्स का वो गुच्छा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक ब्रांच होती है एक लंबी सी, फिर उसके अंदर उसके बाद ऐसे छोटी छोटी ब्रांच उसमें से निकली रहती है एंड उधर के सबसे टिप पर उसमें अंगूर या फिर ग्रेप्स जो है वो लगे रहते हैं। एंड इसी फॉर्मेट में इसका जो स्ट्रक्चर है वो एल्विलाई का सेम स्ट्रक्चर है ब्रोंक्यूल्स का। ब्रोंक्यूल्स क्या है, वो आप मान लीजिए ग्रेप्स की ब्रांचेस है, एंड एल्विलाई क्या है, वो ग्रेप्स है। यानी कि जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांचेस गई हैं, एंड दिस इज एल्विलाई जो कि बंच में प्रेजेंट है, एंड इसके अंदर फिर एयर जाती है एंड ये एक्सपेंड आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सपेंड आउट हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एयर हमारे बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर स्टोर हो जाती है, फिर फर्दर यूज में ब्लड में जाती है। कहां पर जाती है वो, एल्विलाई के बाद डायरेक्टली ब्लड में, क्योंकि एल्विलाई काफी ज्यादा सारी जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से कनेक्ट रहता है, एंड क्योंकि वो कनेक्ट रहता है तो वो डायरेक्टली ब्लड में जो हमारी एयर है, ऑक्सीडाइज्ड एयर है, क्योंकि लंग्स में वो चली जाती है। एंड ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, जो कि हम किसको कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो इसमें मिल जाता है ब्लड में। ठीक है, अब ये ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो जाती है सेल में, एंड फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज परफॉर्म होता है, एंड फिर ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक बार आप डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं कि नेजल पैसेज में सिर्फ माउथ कैविटी में फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया। लेरिंग्स क्या हो गया, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है इसको लेरिंग्स बोलते हैं। ओके, फेरिंग्स हो गया, जो विंड पैसेज होता है, विंड पाइप होता है, उसको कहते हैं फेरिंग्स। उसके बाद ट्रकिया होता है हमारा जो विंड एयर पैसेज, जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू ये प्रोटेक्टेड रहता है। फिर होता है हमारा लंग्स, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइस आ जाती हैं, जिसमें एल्विलाई प्रेजेंट होती है, और ये एल्वियोलर सैक होते हैं, यानी कि सैक मतलब होते हैं बोरा टाइप से आप कह सकते हैं इसको, तो वो उसमें प्रेजेंट होती है। एंड जो हमारा लंग्स है इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड रहता है हमारा लंग, जो कि कोलैप्स नहीं करता है कभी, वो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। और हमेशा आपने देखा होगा कि अभी कभी आपसे पूछते हैं कि आपका हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में। बट जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि कंप्लीटली ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है। हमारा हार्ट थोड़ा सा मिडिल में है, बट हल्का सा जो लेफ्ट वर्ड थोड़ा सा साइड है। मतलब लेफ्ट वर्ड क्यों है, क्योंकि जो ये वाला जो लेफ्ट लंग है हमारा, उसमें से हल्का आप देखेंगे तो ये कर्व दिया गया है, एंड इसी कर्व में हमारा जो है हार्ट प्रेजेंट है। जो राइट वाला जो लंग है वो तो कंप्लीट है ऐसा, लेकिन जो आपने लेफ्ट लंग देखा होगा वो हल्का सा ऐसे टाइप से होता है, क्योंकि ये जो नॉच दिया गया है इसी को हम कहते हैं कार्डियक नॉच, एंड इस नॉच को यानी कि इस कर्व को, इसी कर्व में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, एंड दिस इज नोन एज डायफ्राम, जो कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जब भी हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। तो आपको होप ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लंग्स। अब लंग्स में क्या क्या जो प्रोसेस होती है वो देखते हैं। Now the passage divides into the smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli, और singular में इसको कहते हैं alveolus। इसमें यही बताया गया है कि लंग्स में इसका जो पैसेज होता है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉल ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ये कहाँ पर जाकर खत्म होता है, एक छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम एल्विलाई कहते हैं। नाउ द एल्विलाई प्रोवाइड्स अ सर्विस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। अब एल्विलाई ज्यादा सर्फेस हमें प्रोवाइड कराता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती है, टेक प्लेस कर सकती है, क्योंकि इसमें आर्टरीज, अब इसमें आगे बताया गया है दैट द वॉल्स ऑफ एल्विलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो कि एल्विलाई की जो दीवारें होती है, फिर वॉल्स होती है, सर्फेस होती है, वो किससे कनेक्ट रहती है, नेटवर्क ऑफ कह सकते हैं ब्लड वेसल्स इसमें काफी सारे होते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ से होता रहता है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स दैट व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। इसमें क्या बोला है, जब भी हम ब्रीद इन करते हैं यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हम अपनी रिब्स को ऊपर ऐसे उठा लेते हैं, और हमारा डायफ्राम क्या होता है, वो फ्लैटन अप हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो लार्जर हो जाती है, यानी कि जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपका जो है कह सकते हैं छाती फूल जाती है एकदम। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, एंड इसी की वजह से जो हमारा एयर होती है वो लंग्स में चली जाती है। वो कहीं और भी तो जा सकती है ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है कि बिकॉज ऑफ डायफ्राम के फ्लैटन होने से और रिब्स के लिफ्ट अप होने से जो हमारी एयर होती है वो डायरेक्टली लंग्स में जाती है। नाउ द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्विलाई। जो ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है हमारी बॉडी से एल्विलाई में, वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है वो लेकर आती है एल्विलाई में, और एल्विलाई वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन वाला जो एयर होती है वो भी प्रेजेंट होती है, तो एल्विलाई उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑक्सीजन दे देती है, एंड वही सेम ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो यूज करती हैं उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को और वापस हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा देती हैं। नाउ ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल्स व्हेन air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released.
अब इस ब्रीदिंग साइकिल में क्या होता है, जो एयर हमारे द्वारा ली जाती है और छोड़ी जाती है, तो लंग्स के पास इसका थोड़ा बहुत रेसिडुअल वॉल्यूम बचता है, जिसकी वजह से जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को वापस बॉडी के ऑर्गन्स में भेजना, तो इसमें जो टाइम लगता है तो उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम थोड़ा सा रहता है लंग्स में, जिसकी वजह से ये प्रोसेस टाइम से हो पाती है। When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery of all parts of the body. जब भी किसी भी एनिमल का बॉडी साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है वो अकेला हैंडल नहीं कर पाता है ऑक्सीजन की डिलीवरी हर एक बॉडी पार्ट्स में। And instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. और यहाँ पर क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का यूज होता है ऑक्सीजन को अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाने के लिए जहां पर ऑक्सीजन डिफिशिएंट है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। हमारे ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो क्या है, हीमोग्लोबिन, विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब आप समझ लीजिए लव। हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा जो लव है वो किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। यानी कि जब भी कभी उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो सबसे पहले वो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, वो होगी ऑक्सीजन के लिए। बट इन द सेम केस अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है पहले, तो उसकी प्रायोरिटी ऑक्सीजन से हटकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। एंड उसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिल जाती है, देन इन दोनों को वो साइड करता है एंड अपने साथ वो किसको ले जाता है, वो ले जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। यानी कि वैसे तो वो सबसे ज्यादा उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ है, बट सबसे पहली प्रायोरिटी वो किसको देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। एंड एज वी नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, और इससे हमें कह सकते हैं हमारी डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो। ओके, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है। एंड हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही ये रेड कलर का होता है पिगमेंट। और ये रेड कलर का पिगमेंट आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से आरबीसी भी रेड कलर की होती है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वाटर में। एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। एंड मोस्टली वो किस फॉर्मेट में हमारे ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो करा जाता है डिजॉल्व फॉर्म में। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताई गई, जिसमें आपको ऊपर टोबैको के बारे में बताया, सेम इट इज एज स्मोकिंग इट इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। एंड ये हर एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं समझता है। अब इसको आई होप पढ़ने के बाद आप लोग थोड़े से कह सकते हैं अवेयर हो जाएं दैट लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेस ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। जितनी भी ज्यादा दुनिया में डेथ्स होती है उसमें लंग कैंसर एक सबसे बड़ा कॉज है। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। जो अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि जहां पर मैंने आपको बताया था जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सीलिया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सीलिया। एंड दिस सीलिया हेल्प्स टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। एंड जब भी कोई हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें से जितनी भी खराब पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, एयर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्लीन करने में हमें हेल्प करते हैं। बट जब भी कभी हम स्मोकिंग करते हैं तो वो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड जो हमारी एयर प्यूरिफाई होकर हमारे अंदर लंग्स में जा रही थी, अब वो विदाउट प्यूरिफिकेशन हमारे लंग्स के अंदर डायरेक्टली जा रही है, जिसकी वजह से लंग्स में ये सारी डस्ट वगैरह और जर्म्स वगैरह ये इकट्ठे होते जाते हैं एंड ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है, उस पर्सन की डेथ हो जाती है जो कि इसको या फिर जो रेस्पिरेशन वाली जो चीजें होती है, जैसे कि जो सिगरेट्स, बीडीज होती है, स्मोकिंग होती है, उसको कंटिन्यू रखता है। एंड द डिसीज कॉज बाय द फ्रिक्वेंट स्मोकिंग इज कॉल्ड एम्फाजिमा। अब कोई भी इंसान जो फ्रिक्वेंटली स्मोकिंग कर रहा है उसको जो भी डिसीज होगी उस डिसीज को क्या बुलाएंगे, हम एम्फाजिमा बुलाएंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, जिसमें आपके लिए डू यू नो एक पार्ट दिया गया है एनसीईआरटी के थ्रू। इफ द एल्विलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि एल्विलियर जो सेक होते हैं, एल्विलाई वाले जो सेक्स होते हैं, वो काफी ज्यादा एरिया कवर करते हैं, जिसकी वजह से जब हम एयर लेते हैं तो उसमें सारी एयर फिल्ड हो जाती है और फिर वो अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है। इन्होंने बताया कि अगर हम सारे एल्वियोलाई सरफेस को अगर हम स्प्रेड आउट कर दें तो वो कम से कम 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगी। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज। अब इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पूरे बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा। Consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place. And इसी वजह से हमारा जो exchange of gases का जो process है वो easily हो जाता है।
If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. अब इन्होंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास इतना सारा जो तामझाम है रेस्पिरेशन के लिए, क्या है, नोस्ट्रिल्स है, नोज है, ट्रकिया है, ब्रोंकी है, एल्वेलाई वगैरह, ये लंग्स है, मान लीजिए ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और हम भी अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स के जैसे डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायर कर रहे होते, तो हमारी जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो हमारे हेड से लेकर हमारे टोज तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता? 3 years लगता। यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन टू गेट अ टोज फ्रॉम आवर लंग्स, यानी कि हमारे जो लंग्स से लेकर, नॉट फ्रॉम हेड, लंग्स से लेकर हमारे टोज तक पहुंचने तक हमारी जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो 3 साल लगा था। तब तक हमारे जो टोज हैं वो बिना ऑक्सीजन के ही रहते हैं एंड ऑफ कोर्स रह ही नहीं पाते। सो वी आर ग्लैड दैट हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो जल्दी से जो सारी हमारे बॉडी ऑर्गेनिजम्स में पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको नोट्स में समझाए एंड जितना भी मैंने आपको एनसीईआरटी का मार्क करके बताया वो आपको समझ आ गया होगा। एंड ऑफ कोर्स आगे भी हम इसी तरीके से अगला जो लाइव प्रोसेस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, उसको भी कवर करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।